Hello everyone, this is class of Polity Revision for UPSC Prelims। इस वन पेजर नोट्स में आपको 1773, 1781 का संशोधन, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786, 1793 और 1813 और 1833 के प्रावधान बताएंगे। रिवीजन की क्लास है ये, ज़्यादा डिटेल्ड समझाऊंगा नहीं, केवल फास्ट रिवीजन है और बहुत कम गारंटी रहेगी कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे और यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं 3-4 क्लास में ये सारे ब्रिटिश एक्ट और प्रावधान करवा दूंगा। तो अगर आपको कोई अगर क्वेश्चन मिले बाहर का तो मुझे भेजना। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो पाएंगे कि सारा इसमें कुछ इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको ये नोट्स ना समझ में आए तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको क्लियर नोट्स भी मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला है 1773 का एक्ट। इसे एक्ट नहीं बोलते बेसिकली, पर ये है। तो शुरुआत करते हैं कि जब ब्रिटिश एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, तो वो 1600 के आसपास धीरे धीरे विस्तार करते करते फिर बक्सर के युद्ध के बाद जो बंगाल, ब्रिटिश और उड़ीसा, इनकी जो दीवानी अधिकार पाए तो इनका इन्होंने मिसयूज किया। उसके बावजूद कंपनी को घाटे में हुआ, क्योंकि ये जो वहाँ कंपनी थी ये प्राइवेट कंपनी थी। वहाँ लोग जो ब्रिटिश मेंबर थे, जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस थे, ब्रिटिश कारोबारी थे, वो सारे इनका उनमें हिस्सेदारी थी और उन्होंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठा रहा था। तो बाद में पाया कि इन कंपनी को घाटे में चल रही थी और लोन लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई। तो उन्होंने कुछ रेगुलेशन के लिए एक्ट बनाने शुरू किए कि भाई ये अव्यवस्था कैसे चल रही है। तो रेगुलेशन एक्ट है, ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इसमें पहला क्या है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इसमें केंद्रीकरण की शुरुआत की गई। उसके बाद है लेजिस्लेटिव पावर है ना, वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसकी बॉम्बे और मद्रास की दोनों की शक्तियाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास दी गई। तो ये एक सेंट्रलाइजेशन हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भारत का नहीं था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, पर उसको बॉम्बे और मद्रास की जो एग्जीक्यूटिव नहीं लेजिस्लेटिव पावर दी गई। जो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, 1772 से 1785 तक रहे। और ये वो 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता से करें, उनकी वो सहायता करने के लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। उनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी हुआ करते थे। वो कास्टिंग वोट कर सकते थे, वीटो वोट करने की शक्ति नहीं थी गवर्नर जनरल के पास। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड किए जाते 5 साल के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे। और न्यायालय की व्यवस्था की तो कलकत्ता में। तो और कंपनी अधिकारी निजी व्यापार नहीं कर सकते। तो ये 5-6 पॉइंट है, ये रिवीजन की क्लास है, ध्यान रखना। तो शॉर्ट में करवाएंगे। उसके बाद संशोधन के लिए 1781 का संशोधन किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर किया गया कि जो क्लैरिटी गवर्नमेंट जनरल और जो जुडिशरी है उनकी क्लैरिटी की गई, दोनों में हस्तक्षेप ना हो। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। आप पिट्स इंडिया को ऐसे देख सकते हैं कि पी मतलब पोजीशन, ब्रिटिश आधिपत्य जो क्षेत्र था ना वो कंपनी का वो ब्रिटिश के अंतर्गत कर दिया। अब ये कहने लगा कि जो भारत के अंदर जो भी ब्रिटिश क्षेत्र है वो कंपनी का क्षेत्र है, जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। उसके बाद PI यानी इंट्रोडक्शन इन बिल इन पार्लियामेंट, यहाँ जो भी कानून बनता था वो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना होता था। डबल टी लगा देते हैं, डबल टी मतलब डबल गवर्नमेंट। पहले केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, अब उन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो व्यवस्था की। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो केवल कॉमर्शियल काम करते थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुए करते थे
वो पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते जो पहले की तरह थे, उनको केवल कमर्शियल काम दिया कि आप केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार रिलेटेड काम देखेंगे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनको पॉलिटिकल, जो ये यहाँ भारत में विभिन्न राज्यों के साथ हस्तक्षेप, उनके साथ क्या क्या करते थे, लड़ाई वगैरह, सारे पॉलिटिकल तो दिया गया। और इसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया। जो बंगाल के बॉम्बे और मद्रास दोनों अधीनस्थ हो गए। उसके बाद आते हैं 1786 में कुछ संशोधन किया। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था, उसके काउंसिल के निर्णय, जो 4 मेंबर सदस्य काउंसिल थे, उसको मानने का अधिकार, ये कहा कि भाई ये निर्णय जरूरी नहीं है कि माने, ठीक है ना। और उसको कमांडर ऑफ चीफ का पद दे दिया गया। तो 1786 के ये दो याद रखने। 1793 पे आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 20 साल हो गए थे, 20 साल के लिए किया गया था। 1773 के बाद 20 साल रेगुलेटिंग एक्ट 1793। और इसमें क्या किया कि कोर्ट के जो रेवेन्यू एंड जुडिशल फंक्शंस अलग किए गए। कोर्ट के भी तो कुछ रेवेन्यू वगैरह जुडिशल दोनों में काम करता था, तो उनके अलग किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस की शक्ति सभी तक, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या शक्ति दी कि काउंसिल के निर्णय न मानने जरूरी नहीं है, तो आगे तक विस्तार किया गया। और सरकारी अधिकारी भारतीय राजस्व से पेड आउट होंगे। जो गवर्नमेंट ब्रिटिश यहाँ अधिकारी काम करते थे, तो वो सारे जो भारत राजस्व होता था उड़ीसा, बंगाल, बिहार में जो दीवानी, वहाँ से वो पेड आउट होंगे। जब बंगाल गवर्नर जनरल बॉम्बे व मद्रास में आएंगे ना, तो उनकी शक्ति उनके पास, बंगाल गवर्नर के पास चली जाएगी। सारे पॉलिटिकल निर्णय क्राउन के बिहाफ पर होंगे। जो जो भी पॉलिटिकल निर्णय होंगे यहाँ, युद्ध वगैरह, जो शासन किसी राज्य को अधीन करना है, वो सारे ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर होंगे। और जो कमांड है गवर्नर जनरल को अलग अलग संभव, जो कमांडर ऑफ वो कमांडर और गवर्नर जनरल का अलग अलग संभव है। जो कॉर्नवालिस के टाइम कमांडर ऑफ चीफ का पद दिया गया था, दोनों अलग अलग संभव है। उसके बाद आते हैं 1813 के एक्ट। इसमें क्या, ऑलमोस्ट एंड ऑफ मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसमें केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली की, क्योंकि ब्रिटिश की जो और कंपनियां जो विरोध कर रही थी कि इतनी लाभकारी, केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने एकाधिकार कैसे दिया। तो उस समय 1599 और 1600 में जो ब्रिटेन क्राउन ने दिया था अधिकार, वो अब उसकी ऑलमोस्ट एंड ऑफ मोनोपोली करती थी। और जो मिशनरी थे उनको आने को दे दिया कि भाई आप यहाँ के प्रचार कर सकते हो। पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। और कंपनी के क्षेत्र पर क्राउन की प्रभुता रहेगी। स्थानीय सरकारों को कर लगाने की इजाज़त दी गई। तो ये है 1813 के एक्ट प्रावधान। खास ये कि ऑलमोस्ट एंड ऑफ मोनोपोली, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया, मिशनरी। उसके बाद आते हैं 1833 के एक्ट। बंगाल गवर्नर जनरल जो बन गया इंडिया के गवर्नर जनरल। अब आपको ये बताना है कि भारत के प्रथम जो ब्रिटिश के अंदर इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे। सब पहले तो थे बंगाल के गवर्नर जनरल, अब उनको एक्चुअली में कर दिया इंडिया जो भारत का गवर्नर जनरल। और जो 1773 में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई, वो उसका फाइनल स्टेप्स हाईएस्ट लेवल पर सेंट्रलाइजेशन कर दी। जो बंगाल और बॉम्बे की जो प्रांतीय लेजिस्लेटिव पावर थी, वो छीन के दे दी इंडिया के गवर्नर जनरल में। और कानून को नियामक कहा गया। अब नियामक कानून, अब लॉ जो पहले थे, अब वो एक्ट कहलाएंगे, एक्ट या अधिनियम। गवर्नर जनरल काउंसिल फैसले अमेंड कर सकते हैं। गवर्नर जो काउंसिल के फैसले को अमेंड कर सकता है और रिवील कर सकता है। जो 1773 में आया था ना, उस समय क्या किया था कि जो उसकी सहायता से, काउंसिल की सहायता से कार्य करता था गवर्नर जनरल, वीटो की पावर नहीं। अब ये अमेंड कर सकता है, रिपील कर सकता है। तो एक तरह वीटो तो, अब आपको ये वापस ये बताना, मैंने बताया था कि वीटो को पावर दिया गया, तो वीटो को पावर कौन से एक्ट में दिया गया, वापस देखना इसके नोट्स। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फैसले दोनों अलग अलग होंगे काउंसिल के। मेकाले लॉ कमीशन बनाए। एक तरह विधेयक की शुरुआत, ये गलत काट दिया है, देश पे ध्यान न दें। मेकाले लॉ कमीशन बनाया गया, उसको मेकाले का अध्यक्ष। और ओपन एग्जाम जो
जो ये ब्रिटिश सारे अधिकारी यहाँ आते थे उनके एक यूनिवर्सिटी के तहत हेलनबरी। तो अब ये क्या कि उसमें ओपन एग्जाम के भाई वो आएंगे, वो एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट होंगे, लेकिन इसमें प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए आगे। और आगे जो 1853 में पहला सफल हुआ, तो इसमें प्रयास किया गया। और इसमें जो 1813 में एंड ऑफ मोनोपोली की थी चाय और चीनी को, तो इसमें पूरी तरह चाय और चीन के साथ व्यापार को भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी और कंपनी बन गई प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके साथ व्यापारिक नहीं रहा। अब वो बन गई थी एक कि भारत की एक प्रशासनिक संस्था है। इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। दास प्रथा उन्मूलन 1843 में किया। और ये था रिवीजन। और आगे की जो पार्ट 2 और पार्ट 3 उसमें हम बाकी के सारे एक्ट भी करेंगे, ऐसे शॉर्ट रिवीजन। थैंक यू।